In today's lecture, we will discuss enthalpy change. Enthalpy change अब तक हमने पढ़ा है for a physical change. किसी भी physical process के अंदर enthalpy of a system कैसे change होती है और उसकी वैल्यू हम कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं वो अब तक हमने पढ़ा है. लेकिन in this lecture we will discuss enthalpy change for a reaction. So यहाँ पे HR, R stand for reaction और delta H is enthalpy change. सो चेंज इन इंथैल्पी फॉर ए रिएक्शन या फिर कहें रिएक्शन इंथैल्पी जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए रिलेशन क्या होगा या फिर उसकी डेफिनेशन वो होती क्या है वो हम स्टडी करेंगे. सो बेसिकली इंथैल्पी चेंज तीन टाइप से हम निकाल सकते हैं. मतलब 3 टाइप की ये होती है. कौन सी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी किसी भी रिएक्शन की क्या होगी वो सेकेंड टॉपिक हमें डिस्कस करना है. एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ए फेज ट्रांसफॉर्मेशन. फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई भी सब्सटेंस अपना फेज चेंज कर रहा है. जैसे सॉलिड से अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड से गैसीज स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या है? इसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन. तो अगर उसकी स्टेट चेंज हो रही है, उसका फेज चेंज हो रहा है, उस चेंज के ड्यूरिंग उस सिस्टम की एंथैल्पी में क्या चेंज आएगा वो हम डिस्कस करेंगे. इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन. फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसकी स्टेट के अंदर जो चेंज है वो उस चेंज के ड्यूरिंग चेंज इन इंथैल्पी क्या होगी. उसके बाद स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. कोई भी सब्सटेंस अगर बन रहा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनेगा कोई नया सब्सटेंस, जैसे कि H2 प्लस O2 किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या बनाया देगा ये H2O, दैट इज वाटर. तो इस फॉर्मेशन के ड्यूरिंग H2 और O2 की कुछ इंथैल्पी होगी इनिशियली और फाइनली H2O की इंथैल्पी क्या रही. तो इस चेंज को हम बोलेंगे चेंज इन इंथैल्पी. तो किसी सब्सटेंस की, किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में, किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उस प्रोसेस के अंदर डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. H2O की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी या फिर किसी भी अदर सब्सटेंस की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी फॉर 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन. कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है. एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन. मान लिया हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट था, से रिएक्टेंट्स कितने भी थे, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं नंबर. ठीक है, हमारे पास रिएक्टेंट था जो कि कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट के अंदर. सो लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट्स. और राइट साइड ऑफ द एरो हम क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट्स. ठीक है. सो एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग इन ए रिएक्शन. तो इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट था, कोई भी एलिमेंट्स थे, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए थ्रू ए केमिकल रिएक्शन. ठीक है. तो इस चेंज के ड्यूरिंग उस सब्सटेंस की एंथैल्पी में क्या चेंज आया वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, या फिर हम कह सकते हैं रिएक्शन एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा H की वैल्यू, डेल्टा HR विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट. चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट का जो चेंज है वही कैलकुलेट करते हैं. तो फाइनल स्टेट क्या है? प्रोडक्ट. तो जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे बने हैं 1 2 3 4 से, हमारा कोई भी रिएक्शंस थी, A प्लस B 2 रिएक्टेंट थे और C प्लस D 2 प्रोडक्ट बना दिए. ठीक है. तो C की एंथैल्पी, D की एंथैल्पी, इन दोनों का हम क्या लेंगे? समेशन लेंगे, ऐड कर देंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे A और B की एंथैल्पी को. सो माइनस सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स. तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा चेंज इन एंथैल्पी
ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्शन एंथैल्पी हमारी आ जाएगी। इतना क्लियर? सो इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच आर। तो सम के लिए क्या यूज करते हैं, समेशन। तो समेशन ए आई क्या है, स्टोक्योमेट्री। अभी बताती हूँ स्टोक्योमेट्री क्या है यहाँ पे, एच ऑफ प्रोडक्ट, सो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ बी यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट्स के स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री क्या आती है, अगर हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं तो जो उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए उसके आगे जो नंबर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्री ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, सो इन सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, सो एच ऑफ रिएक्टेंट्स। इतना क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मीथेन है CH4 को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन कर रहे हैं, इसको बर्न कर रहे हैं। मीथेन क्या है, एक कंबस्टिबल गैस है। इट इज़ यूज्ड एज हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो। ठीक है, तो हाँ, कंबशन रिएक्शन अगर कोई भी है, जैसे कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो रहा है तो उसमें प्रोडक्ट आंख बंद करके लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। किसी भी कंबशन रिएक्शन के अंदर उस सब्सटेंस का ऑक्साइड बनेगा प्लस में वाटर जो है एज ए बाय प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास ये रिएक्शन थी। ठीक है, इतना तो इस रिएक्शन की हमें इंथैल्पी निकालनी है, दैट इज रिएक्शन इंथैल्पी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या होगी, डेल्टा एच आर। अब पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करो, तो कार्बन दोनों तरफ सेम है, हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ 4 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी बैलेंस। इतना क्लियर? ठीक है, तो अभी हमें निकालनी है इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो क्या होगी इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच आर, ओके, डेल्टा एच आर विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हम क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डेल्टा एच फॉर CO2। ठीक है, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे कोई भी किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ए क्या है यहाँ पे, स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे O2 के आगे क्या है, 2, तो O2 की स्टोक्योमेट्री क्या है, यहाँ पे 2 है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोक्योमेट्री क्या है, 1, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे क्या है 2, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। इतना क्लियर है? प्लस में एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी प्लस में एंथैल्पी ऑफ H2O मल्टीप्लाई बाय इट्स स्टोक्योमेट्री दैट इज 2। ये हो गई है हमारी प्रोडक्ट साइड की एंथैल्पी, टोटल एंथैल्पी, माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट कौन है, पहला मीथेन की एंथैल्पी प्लस 2 है ऑक्सीजन, तो 2 मल्टीप्लाई एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो चेंज आएगा ये हमें देगा इस कंप्लीट रिएक्शन की एंथैल्पी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन एंथैल्पी। इतना क्लियर है? और यहाँ पे HM क्या है, HM अगर हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की एंथैल्पी की बात करें तो यहाँ पे HM भी लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल। जो एंथैल्पी होती है वो मोल की फॉर्म में गिवन होती है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी जो हमारी गिवन होगी ना, जो हमारा रिकॉर्ड हमने बना रखा है कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की एंथैल्पी क्या होती है, क्या होगी, वो जो कैलकुलेशन है वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए है। तो यहाँ पे डेल्टा HM भी लिख सकते हो, HM, ठीक है।
दैट इज 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की इंथैल्पी, 1 मोल ऑफ वाटर की इंथैल्पी, 1 मोल मीथेन की और 1 मोल ऑक्सीजन की इंथैल्पी। तो HM क्या है? मोलर इंथैल्पी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है। सो चेंज इन इंथैल्पी कैसे निकालते हैं किसी भी रिएक्शन की? प्रोडक्ट की इंथैल्पी, जितने भी प्रोडक्ट हैं, मल्टीप्लाई बाय देयर स्टोइकियोमेट्री, उनका सम कर देंगे, माइनस में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी इंथैल्पीज मल्टीप्लाई बाय देयर स्टोइकियोमेट्री। तो उन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है? सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? अगर किसी भी हमारी प्रॉपर्टी पे, जैसे कि गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा, इसके ऊपर नोट लगा हुआ है, ठीक है, या फिर हमारी क्या है इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो डेल्टा यू के ऊपर अगर नोट लगा हुआ है, तो किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर नोट लगा हुआ है, नोट मीन्स ये जीरो का साइन, तो वो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी है। और जैसे कि डेल्टा एच के ऊपर अगर ये नोट का साइन लगा हुआ, जीरो का साइन लगा हुआ है ऊपर, तो ये क्या है? हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी? पहली बात, डेल्टा एच के लिए रिलेशन क्या निकाला था हमने? डेल्टा एच इज इक्वल टू Cp dt. That means enthalpy of a reaction directly dependent on the change in temperature. जो एंथैल्पी है किसी भी रिएक्शन की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर चेंज के ऊपर डिपेंड करेगी। इतना क्लियर है? तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी किसे बोलेंगे? किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी के अंदर चेंज कब हो रहा है? जब टेम्परेचर क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसे बोलते हैं? रूम टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारा? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर या फिर बोल दो इसको नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसे हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 298 केल्विन पे हमारी एंथैल्पी के अंदर जो चेंज आएगा, ठीक है, प्रेशर क्या होगा? प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर दो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 298 केल्विन, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर कोई रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन के ड्यूरिंग जो चेंज इन एंथैल्पी होगा उसे हम बोलेंगे डेल्टा एच नोट या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। तो या फिर इसको ऐसे बोलो, या फिर क्या हो, अगर द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन व्हेन द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस, मान लिया A और B पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बना रहे हैं C और D, या सिंपल नॉर्मल एग्जांपल ले लो, ओके, O2 प्लस H2 गिव्स H2O। ठीक है। ये हमारे क्या बन रही है? वाटर की फॉर्मेशन है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे? गैसियस स्टेट के अंदर। और हाइड्रोजन स्टैंडर्ड कंडीशन पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे किस फॉर्म में होता है? गैसियस स्टेट के अंदर। और 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की स्टेट के अंदर होता है, लिक्विड के अंदर। ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमारे एलिमेंट्स भी क्या होंगे? अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही होंगे, मोस्ट स्टेबल स्टेट्स के अंदर होंगे। सो हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्टेंट्स, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्टेंट्स व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस, जो हमारे पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस हैं, दैट इज H2 और O2 है इस केस के अंदर, वो किसके अंदर होने चाहिए? अपनी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होने चाहिए। दे शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। ठीक है। तो अगर तुम H2O की बात करो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? लिक्विड। ठीक है। तो वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है।
ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करो, क्या दिमाग में आएगा कि लिक्विड में होता है? इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? गैसियस स्टेट है। ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? गैसियस। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होनी चाहिए? गैसियस स्टेट के अंदर। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को कैसे और डिफाइन कर सकते हैं? द चेंज इन एंथैल्पी। सो नोट डाउन द एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी किसे बोलेंगे? द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? दैट चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस, जितने भी रिएक्टेंट्स हमारे हैं, ऑल आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट या फिर मोस्ट स्टेबल स्टेट। ठीक है, जैसे सिंपल वाटर का ही एग्जांपल ले लो। वाटर को तुम चाहे आइस में कन्वर्ट कर दो या फिर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर दो, ठीक है, दोनों ही स्टेट इट विल टेंड टू बी इन लिक्विड स्टेट, वाटर में कन्वर्ट होने की ये कोशिश करता है। तो ये क्या हुई? इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो अगर हमारे रिएक्टेंट्स अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट के अंदर हैं तो उसे हम बोलेंगे उसकी स्टैंडर्ड स्टेट। और स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर द चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या आती है हमारी? एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ए फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस स्टेट के अंदर, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैसियस स्टेट, या फिर गैस से सॉलिड के अंदर, गैस से लिक्विड के अंदर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अगर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का, उसके ड्यूरिंग चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ए फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है? तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट हैं। अगर सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज हमारा कोई भी सब्सटेंस क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। मेल्टिंग को ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, मेल्टिंग को हम ऑल्सो क्या कहते हैं? फ्यूजन भी कह सकते हैं। तो अगर कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज, एक मिनट, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज मेल्ट हो रहा है, उसे हम बोलेंगे, उस चेंज के ड्यूरिंग जो एंथैल्पी चेंज होगी उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जांपल H2O अगर हमारा किस फॉर्म में है? आइस में है, सॉलिड स्टेट के अंदर अगर है, और उसको हमने हीट सप्लाई की और क्या हुआ? वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया, H2O दैट इज L, वाटर के अंदर कन्वर्ट हुआ है, तो वाटर ही। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? आइस से वाटर के अंदर कन्वर्ट हुआ, सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट, दैट इज मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो वाटर की एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है? डेल्टा H फ्यूजन इज इक्वल टू 6 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 मोल वाटर, 1 मोल आइस को मेल्ट करने में 6 किलो जूल की एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। दैट इज चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मतलब आइस की एंथैल्पी और इसकी एंथैल्पी, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? हमारी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो फ्यूजन के ड्यूरिंग चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अगर लिक्विड से कोई भी चीज़ हमारी गैसियस स्टेट के अंदर जा रही है, दैट इज वेपराइज हो रही है, उसे हम बोलेंगे, उस चेंज के ड्यूरिंग अगर हमारी जो एंथैल्पी चेंज है उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी चेंज डेल्टा H फॉर वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सिंपली अगर हम वाटर को लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? अगर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, H2O इन गैसियस स्टेट के अंदर, सो इस चेंज के ड्यूरिंग जो चेंज इन एंथैल्पी होगा, दैट इज गैसियस स्टेट में उसकी एंथैल्पी माइनस में लिक्विड स्टेट के अंदर उसकी एंथैल्पी, उन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, डेल्टा H आएगा फॉर वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो वाटर की एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती है 40 किलो जूल
40.79 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखो इन सब के आगे पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है? एंथैल्पी पॉजिटिव का मतलब क्या है? हमें एनर्जी उस सब्सटेंस को देनी पड़ेगी। एनर्जी टुवार्ड्स द सिस्टम पॉजिटिव। अगर एनर्जी रिलीज होती तो उसके आगे साइन आता है माइनस का साइन, नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अगर सॉलिड से सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, तीन स्टेट्स हैं। अगर सॉलिड से डायरेक्टली हमारा कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, जैसे कि नेफ्थलीन है, कैम्फर की बॉल्स हैं, ये सारी क्या हैं? सॉलिड में होंगी या फिर सीधा गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो ड्यूरिंग सब्लिमेशन अगर कोई भी सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड टू गैसियस स्टेट या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में भी कन्वर्ट होता है, वाइस वर्सा भी ट्रू है, दोनों को ही सब्लिमेशन बोलेंगे। सॉलिड टू गैसियस स्टेट को भी, सॉलिड से अगर गैसियस स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है तो उसे भी हम सब्लिमेशन बोलेंगे, और गैस से अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड के अंदर जा रहा है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के ड्यूरिंग एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एज डेल्टा एच फॉर सब्लिमेशन। ठीक है इतना। जैसे कि एग्जांपल के हमारा आ जाएगा, कैम्फर का सब्लिमेशन होता है जितने भी, या फिर नेफ्थलीन बॉल्स हैं, या फिर ड्राई आइस। ड्राई आइस कौन सी होती है? किसे बोलते हैं ड्राई आइस? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम अगर सॉलिडिफाई कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। दिस इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। ठीक है, अब ड्राई आइस जो है डायरेक्टली या किस में कन्वर्ट होगी? अपनी गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होती है। दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, और इसकी एंथैल्पी होती है हमारी 25 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यूनिट्स, ये नंबरिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन किसे बोलते हैं, और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल, मतलब स्विमिंग की है स्विमर ने और वो बाहर आ रहा है, और बाहर आते वक्त क्या होगा? डेफिनेटली ही वुड बी वेट, गीला होगा। गीला होने का मतलब क्या है? उसके ऊपर एक फिल्म ऑफ वाटर होगी, वाटर की एक पतली सी लेयर होगी, जिसका इसने वेट दे रखा है 18 ग्राम। तो 18 ग्राम उसके ऊपर क्या है? वाटर की लेयर है। तो वाटर हमारा एक सिस्टम हमारा क्या है? वाटर। तो हमारे पास है H2O, दैट इज़ इन लिक्विड स्टेट। कितना है? 18 ग्राम। 18 ग्राम मतलब 1 मोल। 1 मोल हमारे पास क्या है? वाटर। ठीक है, उसके बाद हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू एवोपरेट, मतलब उसको लिक्विड से गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना है। H2O को हमें गैसियस स्टेट के अंदर करना है, दैट इज फेज ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो वाटर इनिशियली कितना था? 18 ग्राम, फाइनली भी 18 ग्राम ही रहेगा, वेपराइजेशन के बाद भी 18 ग्राम रहेगा, दैट इज़ 1 मोल। तो ये हमारा क्या है? बेसिकली रिएक्शन कह सकते हो, इसको फेज ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो। ठीक है, तो हमें लिक्विड से गैसियस स्टेट के अंदर क्या है? वाटर को चेंज करना है एट 298 केल्विन। तो हीट रिक्वायर्ड टू एवोपरेट द वाटर एट 298 केल्विन, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये हमें निकालना है। इतना क्लियर है? उसके बाद क्या है? हमें क्या गिवन है? कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। तो हमें क्या निकालनी है? एक तो इंटरनल एनर्जी निकालनी है, कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 298 केल्विन, एक ही बात है, जहाँ पे डेल्टा एच फॉर वेपराइजेशन हमें गिवन है। ओके, तो एज्यूम करते हैं कि स्टीम बिहेविंग एज एन आइडल गैस। तो आइडल कंडीशन पे जो चेंज इन एंथैल्पी है वो क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस माइनस पी डेल्टा वी, ये होता है। ठीक है, दैट इज डेल्टा एच डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी। तो यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा यू विल बी इक्वल टू, प्लस का साइन आता है, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है,
तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इसको हम फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स में गिवन है ना हमारा सब्सटेंस, तो नंबर ऑफ मोल्स में ही कन्वर्ट करो इसको। तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी, क्योंकि आइडल गैस है, गैसी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रही है ना, तो डेल्टा एन जी आर टी कहाँ से आया, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू पी वी की जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालना, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितने थे, डेल्टा एन जी यहाँ से क्या आएगा 1 मोल थे और फाइनली भी 1 मोल है, तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, किसके लिए है, एन जी, नंबर ऑफ मोल्स किसके लेने हैं हमें, सिर्फ गैसीय स्टेट के लेने हैं, तो फाइनली क्या है हमारे पास 1 मोल, लेकिन इनिशियली गैसीय स्टेट के अंदर हमारा नहीं है, यही चीज़ नोट करनी है यहाँ पे, डेल्टा एन जी निकालना है, तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स किसके लेके चलेंगे, सिर्फ गैसीयस फेज के अंदर, अगर रिएक्टेंट साइड के अंदर गैसीयस फेज नहीं है तो वो लेके चलेंगे हम 0, तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारा यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ से एन जी की वैल्यू 1 आ गई, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी यहाँ से, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच, डेल्टा एच हमें क्या गिवन है, ये रहा 40, पहले इंटरनल एनर्जी ही निकाल लेते हैं ना। ठीक है, 40.66 किलो जूल, उसके बाद माइनस डेल्टा एन जी, एन जी की वैल्यू क्या आई हमारी 1 मोल, डेल्टा एन जी क्या आया हमारा 1, तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई बाई 8.314 आर की वैल्यू, टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे है ये वैल्यू 393 100 डिग्री सेल्सियस पे 393 केल्विन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी निकालनी थी वो आ गई, कितनी आएगी इसको सॉल्व करने के बाद, ये कुछ वैल्यू आ जाएगी 37.56 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सो यही एनर्जी चेंज हमारा क्या है जो हमें रिक्वायर्ड है टू सप्लाई द सिस्टम। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया वो जो भी आज हमने डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।